बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज ये टॉपिक उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने एफएससी में फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के पेपर देने हैं, और वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने ई कैट में एंट्री टेस्ट या इसके अलावा किसी भी और लेवल पे एंट्री टेस्ट देना है, उसके अंदर मैथमेटिक्स फ़र्स्ट ईयर जो है उसके टेस्ट के हवाले से कुछ एमसीक्यूज़ हैं। और ये बेसिकली फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कंप्लीट बुक से हमने एक मॉक टेस्ट के नाम से 15 एमसीक्यू जो हैं वो सिलेक्ट किए हैं, और इसको हमने मॉक टेस्ट 1A कहा है। जो 1B होगा नेक्स्ट, उसमें हम 15 एमसीक्यूज़ जो हैं वो सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स से मुकम्मल करेंगे। इस तरह ये एक कंप्लीट टेस्ट जो है ई कैट के लिए 15 सवाल फर्स्ट ईयर और 15 सेकेंड ईयर के हो जाएंगे। तो हम अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द सिस्टम ऑफ दिस इज। अब देखिए, जब भी सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम की बात हो तो हमने उनको सॉल्व नहीं करना, हमने इन ऑप्शंस की मदद से इनको जस्टिफाई करना है कि कौन सा ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाई करता है। और देखिए, जब हमारे पास इक्वेशन जो है वो सिस्टम बना रही होंगी तो उसमें हमने जो सोल्यूशन होगा वो उस वक्त सोल्यूशन कहलाएगा जब वो हर इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यानी अगर ये 2 1 जो है, x1 2 रखते हैं, x2 जो है वो 1 रखते हैं, इसमें हम इसमें भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसमें भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसी तरह जो है बी ऑप्शन में x1 जो है ये 1 और x2 जो है ये 2, हम दोनों इक्वेशंस में साइमल्टेनियसली पुट करेंगे। तो हम चेक करेंगे कि ये हमारे पास ऑप्शन जो है ये ए वाला भी, बी वाला भी, इसी तरह अगर हम सी वाला चेक करते हैं तो ये जो सिस्टम है हमारे पास इक्वेशंस का, अगर हम इसको गौर से देखेंगे सेटिस्फाई नहीं होता। तो ना ए से सेटिस्फाई होता है, ना बी से, और ना ही सी से। तो इसका मतलब ये है कि इनके अंदर कोई भी ऑप्शन जो है वो इसका सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट, अ पोलिनोमियल फंक्शन विद 1 डिग्री इज कॉल्ड। अब देखिए, जो पोलिनोमियल फंक्शंस हैं वो डिग्री के लिहाज से उनके नाम जो हैं वो मुख्तलिफ पड़ जाते हैं। तो जो 1 डिग्री है उसके लिए आम तौर पर हम लीनियर फंक्शन की बात करते हैं, जो 2 डिग्री होगा हम क्वाड्रेटिक, और अगर 0 डिग्री है तो उसको हम कांस्टेंट, और अगर 3 डिग्री है तो उसको हम क्यूबिक बोलते हैं। तो इस तरह जो है पोलिनोमियल फंक्शन अगर 1 डिग्री का है तो उसको हम लीनियर फंक्शन का नाम देंगे। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 3, विच सेट पोजेसेस क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब देखिए, क्लोजर लॉ जब भी हमने चेक करना है तो हमने हर ऑप्शन में वैसे तो बारी बारी चेक करना है। अब देखें, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जब भी हमें क्लोजर लॉ देखना है तो बेसिकली हमने क्या करना है, उसके एलिमेंट्स को हमने क्या करना है, ऐड करना है, उसी के साथ भी और बाकियों के साथ भी। मिसाल के तौर पर हम यहाँ ए ऑप्शन में देखते हैं, पहला एलिमेंट जो है ये हमारे पास 1 है। अब देखें, ये बी में भी 1 है और डी में भी 1 आ चुका है। अब क्लोजर लॉ की रूल से 1 को 1 में हम अगर ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा 2, और देखिए जो 2 है ये किसी भी और ऑप्शन में मौजूद नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए ऑप्शन है, जो बी ऑप्शन है, सिमिलरली डी ऑप्शन है, ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोजर लॉ जो है ये पोजेस नहीं करते। क्योंकि अगर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है क्लोजर लॉ होता तो फिर इसके अंदर 2 भी होना चाहिए था। अब 2 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो हमने देख लिया चूंकि एक कंडीशन पूरी नहीं हो रही, तो सी जो ऑप्शन है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो 0 है, तो 0 को जब भी 0 में हम ऐड करेंगे आंसर विल बी 0। सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, और बाकी जो है वो रॉन्ग होंगे। इसी तरह हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स में P इम्प्लाइज Q।
आपने देखा होगा इसमें अगर हमने इन्वर्स की बात करनी है, देखें कंडीशनल में हमारे पास जो स्टेटमेंट्स होती हैं या उनका दूसरा नाम इम्प्लीकेशन भी है, उसके अंदर हम इन्वर्स की भी बात करते हैं, कन्वर्स की भी बात करते हैं और उसके बाद कंट्रापोजिटिव की भी बात करते हैं। तो यहाँ पर चूंकि हम इन्वर्स का क्वेश्चन किया है तो इन्वर्स में हमारे पास क्या होगा, देखिए आपने देखना है ये तो सिंपल एज इट वही आ गया। ये जो है हमारे पास Q इम्प्लाइज P, ये कंडीशनल स्टेटमेंट का बेसिकली क्या होगा, कन्वर्स होगा। अब ये जो है नॉट P इम्प्लाइज नॉट Q, तो ये इनवर्स है। तो हमारे पास चूंकि इनवर्स की बात की गई है लिहाजा C विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, विच वन इज अ पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस। देखिए पार्शियल फ्रैक्शन को अगर हमने चेक करना हो तो हमारे पास एक तरीका तो ये होता है कि हम उसको रिजॉल्व कर लें, वो थोड़ा लेंथी होगा। दूसरा ये होता है कि आप इन्हीं में से एलसीएम ले लें और एलसीएम लेकर चेक कर लें कि जिसके एलसीएम लेने के बाद ये वाली हमारे पास फ्रैक्शन मिल जाएगी, वही जो है इसके क्या होंगे, ऑप्शन जो है वो करेक्ट होंगे। तो हम अगर इसका एलसीएम लें या इसका एलसीएम लें या इसका एलसीएम लें तो हम देख लेंगे कि हमारे पास जो है एक ही ऑप्शन सही होगा। अगर हम इसको गौर से देखते हैं सी, देखें अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 2 टाइम्स x-1 और x+1 आ जाएगा। उसके बाद हम इनको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो ये वाली बन जाएगी और बाकी जो हैं इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगी। लिहाजा इसको हम रिजॉल्व या डिकम्पोज करने के बजाय हम क्या करेंगे, जस्ट एलसीएम लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है और इस तरह के क्वेश्चन जो हमने पहले भी हल किए हैं। देखें अगर हमारे पास यहाँ पर ये अल्फ़ा है, ये बीटा है और फिर ये गैमा है, ये उनका सम है। इसी तरह सेकेंड रो जो है इसमें बीटा आ जाएगा, यानी बेसिकली एलिमेंट 3 ही हैं, अल्फ़ा बीटा और गैमा। इस तरह की सूरत हाल किसी और सिंबल में भी हमें नज़र आ सकती है। तो अब हम देखें अगर कि ये हमारे पास पहली जो है जो कॉलम है इसको सेकंड में ऐड कर दें या सेकंड वाली कॉलम जो है उसको हम फर्स्ट में ऐड कर देंगे, तो जो पूरा पहला कॉलम होगा उसमें जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो हमें सेम मिलेंगी और जो पहला होगा वो भी हमारे पास सेम हो जाएगा। उसको बाहर अगर हम कॉमन लेंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 कॉलम्स जो हैं वो सेम हो जाएंगे। और आपने पढ़ा है कि अगर आपके पास किसी भी मैट्रिक्स में 2 कॉलम्स या 2 रोज सेम हो जाती हैं तो उसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 हो जाता है। तो यहाँ भी उसी तरह की सूरत हाल है। इस तरह के और भी क्वेश्चंस होते हैं। तो हमने क्या करना है, जस्ट एक रूल जो है जिसमें प्रॉपर्टी आप कह लें डिटर्मिनेंट की या रूल कह लें, वो अप्लाई करेंगे। और इस तरह अगर यहाँ ये सिंबल जो हैं ये एक्स वाई जेड की शक्ल में आ जाएं या कोई और आ जाएं लेकिन हूँ सेम ही, तो फिर इस तरह की मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो 0 आएगा। इसी तरह हमारे पास एक इन्फिनिट सीरीज़ है और बेसिकली ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। अब देखें ज्योमेट्रिक सीरीज़ जो है उसका अगर हमने सम फाइंड आउट करना है तो हमें ये फार्मूला पड़ा हुआ है कि अगर उसमें r जो है उसकी अब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 होगी, वो कंडीशन होती है उसकी कन्वर्जेंस या सम इवेल्युएट करने के लिए। तो हम उसमें जब ये फार्मूला जो है ये पुट करेंगे, चूँकि इसमें r जो है वो 1/2 होगा और उसकी वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होगी, लिहाजा इसका सम पॉसिबल है। और वो सम क्या होगा, जब हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमें जो है 1 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। इस तरह की और भी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज जो हैं उनका सम आप चेक कर सकते हैं, प्रोवाइडेड रेशो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द रेशो जो है वो लेस देन 1 होनी चाहिए। इसी तरह द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ 6 साइडेड फिगर। देखिए हमारे पास कोई भी फिगर है जिसमें 3 साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं, 5 साइड्स हैं, उनके अंदर जो डायगोनल्स हैं उनकी तादाद या ट्रायंगल्स की तादाद आप कम्बिनेशंस के फार्मूला की मदद से इवेल्युएट कर सकते हैं। तो यहाँ चूँकि हमारे यहाँ डायगोनल्स पूछे हैं हमने, तो डायगोनल्स जो हैं उनकी तादाद इवेल्युएट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है कि अगर कोई n साइडेड जो है हमें शेप दी है, फिगर दी है, तो हम क्या करेंगे, nc2 - n जो है ये फार्मूला लगाकर, बेसिकली ये फार्मूला क्या है, टोटल जो लाइन सेगमेंट्स हैं उनकी तादाद बताएगा। अब उन लाइन सेगमेंट्स में जो हमारे पास एक्सटीरियर होते हैं या हमारे पास बाहर वाली लाइंस होती हैं वो डायगोनल नहीं बनाती और जो बाकी हैं
वो डायगोनल्स बनाती हैं। तो यहाँ से हम ये 2 जो है, ये 2 मीन्स कि हमने एक लाइन सेगमेंट के लिए 2 पॉइंट्स या 2 साइड्स को यूज़ करना है, इसलिए यहाँ NC2 लिखा गया है। और -n जब कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स जो हैं ये मिलते हैं। तो यहाँ अगर हम n की जगह 6 पुट करेंगे तो हमारे पास फिर हम 6 माइनस करेंगे तो 9 जो है ये डायगोनल्स की तादाद मिलेगी। इस तरह ये क्वेश्चन है, 3 सेट्स हैं, 4 R है, Z है, Q है, N है, तो इनके अंदर बेसिकली रिलेशंस हैं। अब देखें, हमें पहले ये पता होना चाहिए कि इन 4 में जो सबसे बड़ा सेट है वो कौन सा है। अगर आप गौर से देखेंगे तो सबसे जो बड़ा सेट है, जो सुपर सेट है, वो रियल नंबर्स का है। उससे जो छोटा है तरतीब के साथ वो Q है, और उससे जो छोटा होगा वो आप यूँ समझ लें Z होगा, और जो सबसे छोटा है वो N है। तो अगर हम किसी भी तरतीब में देखते हैं तो हमारे यहाँ ये देखें, ये स्टेटमेंट भी सही लगेगी, ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसमें किसी एक को भी देखेंगे तो वो ट्रू होगी। लिहाजा ऑल दीज ऑप्शंस आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं उनके आमतौर पर पीरियड्स के बारे में, क्योंकि सारे फंक्शंस पीरियोडिक होते हैं, तो ये एक हमने साइन जो है वो फंक्शन लिया है। अब ये बेसिकली क्या है, 3 sin t डिवाइडेड बाय 8, तो ये पीरियोडिक फंक्शन है। अब जो साइन फंक्शन होता है या कॉज हो, उसका जो पीरियड है आपने पढ़ा हुआ है वो 2π होता है, साइन का भी और कॉज का भी और इनके रेसिप्रोकल्स का भी। और जब हमारे पास यहाँ जो आर्गुमेंट या एंगल जो है ये कोशेंट की शक्ल में होगा, तो ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, याद रखिए ये डिनोमिनेटर बेसिकली क्या हो जाएगा, 2π से मल्टीप्लाई हो जाएगा, याद रखना। तो इसका फॉर्मूला जो है ये मैंने मेंशन किया है कि पीरियड ऑफ k sin थीटा बाय n इज n टाइम्स 2π। अगर मैं इसका कंपैरिजन करूँगा तो n जो है चूँकि यहाँ 8 होगा, हम 8 को 2π से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16π जो है इसका क्या बन जाएगा, पीरियड बन जाएगा। इस तरह और भी क्वेश्चन जो हैं पीरियड के आप इसी फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। तो साइन है, कॉज है, इसका 2π है, और tan या cot आपने पढ़ा हो उसका पाई पीरियड है। इसी तरह हमारे पास अगर कोई फंक्शन है जो इन्वर्स की शक्ल में है, जैसे y इज इक्वल टू कॉज इन्वर्स x, अब हम इसकी या डोमेन या रेंज की बात कर सकते हैं। तो यहाँ चूंकि रेंज की बात की गई है, अब देखिए इस फंक्शन में हमारे पास 2 बातें याद रखनी है। एक तो इन्वर्स कब पॉसिबल होगा, ये मैंने जिक्र किया हुआ है कि इन्वर्स उस वक्त पॉसिबल होगा जब फंक्शन क्या होगा, 1 होगा। तो कॉज जो है उसके लिए इन्वर्स उस वक्त पॉसिबल होगा जब हमारे पास की जो डोमेन है ये 0 से पाई होगी। अब देखें, जब ये 1 to 1 है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। जब हम इसका इन्वर्स लिखेंगे तो y विल बी द कॉज इन्वर्स x। अब देखें, जब इन्वर्स पॉसिबल है तो हमने पढ़ा हुआ है कि एक जो है हमारे पास डोमेन, फ़र्ज़ करें हमारे पास कॉज है, कॉज की जो डोमेन होगी जो उसका इन्वर्स है उसकी वो रेंज बन जाएगी, और इसी तरह जो हमारे पास कॉज की जो रेंज होगी वो उसके इन्वर्स की क्या बन जाती है, डोमेन बन जाती है। तो इसलिए अगर हम इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लेंगे कि 1 to 1 फंक्शन जो है वो कब होगा या इन्वर्स कब पॉसिबल होगा, या फंक्शन की जो डोमेन है या रिस्ट्रिक्टेड डोमेन जो है उस पे वो 1 to 1 होगा, तो जो हमारे पास यहाँ डोमेन होगी बेसिकली उसके इन्वर्स के लिए क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी। तो हमने चूंकि रेंज चेक करना है, लिहाजा जो रेंज है वो y की टर्म में आएगी और वो 0 और पाई के दरमियान होगी, 0 भी शामिल होगा और पाई भी शामिल होगा। तो B जो है दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह ये हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर कोई फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू 1 प्लस कॉज एक्स, तो हमने बेसिकली वो x फाइंड आउट करने हैं जिस पर ये फंक्शन जो है ये 0 हो जाएगा, या इन अदर वर्ड्स आप यूँ भी कह सकते हैं कि 1 प्लस कॉज एक्स जो है इज इक्वल टू 0 जो है उसका हमने क्या करना है, सोल्यूशन निकालना है। तो यहाँ 2 बातें हैं, सोल्यूशन भी हो सकता है या x की वो वैल्यूज़ जिस पर f(x) जो है वो 0 हो जाता है, तो हमने बेसिकली क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब देखिए 1 प्लस कॉज एक्स जो है ये 0 उस वक्त होगा जब x जो है वो क्या होगा, बेसिकली पाई होगा। अब पाई में जब भी हम उसका जो पीरियड है
2k पाए या 2n पाए वो ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास जनरल वैल्यूज़ की शक्ल में इसका सोल्यूशन बन जाता है। तो ये जनरल सोल्यूशन कह लें, जनरल वैल्यूज़ की शक्ल में सोल्यूशन कह लें, तो ये बेसिकली एक फंक्शन के वो वैल्यूज़ हैं जिस पर हमारे पास जो वैल्यू है, जो आंसर है, वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। और बाकियों पे अगर आप चेक करेंगे, फ़र्ज़ करें आप यहाँ x की जगह k को 1 रख के 2 पाई लगाएं, या आप यहाँ k को 1 रख के फिर आप चेक करें, तो आपके पास ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई नहीं होती। लिहाजा हमारे पास ए ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, अब बायनॉमियल थ्योरम की मदद से हमने फिफ्थ रूट ऑफ 40 जो है वो फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए आप सिंपल लॉजिक भी यूज़ कर सकते हैं, कॉमन सेंस भी यूज़ कर सकते हैं। तो चूँकि बायनॉमियल थ्योरम का हमने हवाला देना है, तो बायनॉमियल थ्योरम में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसकी फिफ्थ रूट जो है उसमें कुछ प्लस या माइनस करें तो 40 आता है। तो 32 जो है उसकी जो फिफ्थ रूट है वो हमें एग्जैक्ट मिलती है, और उसमें अगर हम 8 ऐड करेंगे 40 हो जाएगा। तो यहाँ हमने क्या करना है, 32 जो है उसको कॉमन लेकर उसकी फिफ्थ रूट निकालेंगे, वो 2 आ जाएगा, और जो बाकी वैल्यू है उसको हम जस्ट एक लाइन में सिंप्लीफाई कर लेंगे, और जब हम इसको इवेल्युएट करेंगे तो यहाँ से हमें इसका आंसर जो है वो 2.1 की शक्ल में मिल जाता है। तो ये जो वैल्यू है ये हमारे पास इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। सी जो है इस तरह हम आसानी से इवेल्युएट कर लेंगे। इस फार्मूले की मदद से और भी आप क्वेश्चन जो हैं अप्रॉक्सीमेशन के लिए सॉल्व कर सकते हैं। 14(1) द वैल्यू ऑफ tan 3π/2 प्लस थीटा। बेसिकली हमारे यहाँ ये tan की वैल्यू हमने चेक करनी है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी आप थीटा ऐड करते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 में, तो जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं वो को रेशोज़ में चेंज हो जाते हैं। को रेशोज़ का मतलब आपने पढ़ा हुआ है, जो साइन है वो कॉज में हो जाएगा, और जो कॉज है वो साइन में, जो टेन है वो कॉट में। तो ऑड मल्टीपल की शक्ल में जब भी हमारे यहाँ ये वैल्यूज़ आपको नज़र आएंगी। दूसरी जो बात हमने देखनी होती है कि वो जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में है। तो एंगल जो है ये चौथे क्वाड्रेंट में है, और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो tan है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो tan जो है वो कॉट में चेंज हो जाएगा, जो साइन है वो क्वाड्रेंट के लिहाज से हम देख लेंगे। तो माइनस कॉट थीटा जो है इसका ऑप्शन होगा। अब हम देखेंगे माइनस कॉट थीटा जो है वो चूँकि डी है, लिहाजा डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप अगर थीटा जो है वो ऐड हो रहा हो, इवन सब्ट्रैक्ट भी हो रहा हो, इवन मल्टीपल ऑफ π/2, तो उसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो सेम ही रहती हैं, वो चेंज नहीं होती, जबकि जो साइन है वो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये वैल्यूज़ जो है फाइंड आउट करने के रूल्स हैं। नेक्स्ट 15(1) द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज नोन एज। अब देखिए हमारे यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में हमने इंटरसेक्शन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स, इसी तरह राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड्स, इस तरह की टर्म्स हमने पढ़ी हुई हैं। तो कुछ सर्कल अगर आपने पढ़ा होगा, इन सर्कल पढ़ा होगा, एक्स सर्कल पढ़ा होगा, तो उनके जो सेंटर्स हैं उनके नाम होते हैं। तो यहाँ चूँकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स है, अब इससे हमारे यहाँ जो सेंटर मिलता है बेसिकली वो इन सेंटर होता है, और वो जो सर्कल होता है उसको हम नाम इन सर्कल कहते हैं। तो यहाँ से ये जो डेफिनेशन है ये इन सेंटर की डेफिनेशन बन जाएगी। तो इस तरह जो है ये 5 MCQs जो हैं ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद इंशाल्लाह जो सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के 15 MCQ हैं वो मॉक टेस्ट 1B की शक्ल में आप लोगों से शेयर किए जाएंगे। आप तैयारी करते रहें और मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह इसका अल्लाह ताला जो है वो अच्छा अजर देगा। अल्लाह हाफिज़।